नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का चैप्टर 10। इसमें ये जो पहली सेक्शन है वो सेक्शन 140 है। 140 सेक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताती है, यानी साक्षियों की परीक्षा के बारे में, गवाहों की परीक्षा के विषय में ये बताती है। ये चैप्टर 10 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस रूप में है कि इसमें थ्योरी तो कम है और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। अक्सर बुक्स में मैंने देखा है इस चैप्टर की कमेंट्री भी नहीं मिलती, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल के आधार पर इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो चैप्टर है इसमें साक्ष्यों का पेशकरण किस तरह होगा, यानी उनका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह होगा, उनका एग्जामिनेशन किस तरह होगा, कैसे कैसे गवाह कोर्ट में आते हैं और उनसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते, उनकी परीक्षा कैसे होती है, उसमें क्या क्या सावधानियां रखती हैं, लॉफुल और अनलॉफुल क्वेश्चंस किस तरह उनसे पूछ सकते हैं, ये सारा इस चैप्टर 10 में आता है। लेकिन हम चूंकि सेक्शन 140 ही ये वीडियो कवर कर लेगा, मैं आपको सेक्शन 140 थोड़ा सा अच्छी तरह समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 140 को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सेक्शन 140 से। सेक्शन 140 क्या कहता है? देखिए, एक बात ध्यान में रखना है आपको कि ये एक एक सेक्शन में इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगी तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, धाराओं का कंसेप्ट भी समझ में आएगा और वो सेक्शंस हैं वो भी याद हो जाएंगे। और एक याद करने का फंडा ये है कि आप तुलना मत करो, है ना। कंपेरेटिव स्टडी में अगर चलोगे ना कि पुराना एविडेंस एक्ट ये कहता था और अब नए में ये हो गया, तो आप जो है आपका दिमाग उसमें कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा। इसलिए आप तो भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ कि पुराना कोई एविडेंस एक्ट भी था, उसको पूरा का पूरा भूल जाओ और नए सिरे से हम सेक्शंस को याद करते हैं। तो जो हमारा एविडेंस एक्ट है, हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका सेक्शन हम 140 पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में बताता है कि जो साक्षी होंगे वो किस क्रम में पेश किए जाएंगे और किस तरह उनका एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए इसकी वर्डिंग क्या कहती है। द ऑर्डर इन विच विटनेसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग। यानी ये कुछ भी नहीं कह रहा ये सेक्शन, ये क्या कह रहा है कि विटनेसेज किस ऑर्डर में परीक्षित होंगे, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो जो विधि है वो लॉ के द्वारा नियंत्रित की जाएगी, लॉ के द्वारा रेगुलेटेड होगी, है ना। यानी कानून से जो नियंत्रित है उससे वो विटनेस को उसी कानून के तहत उसको प्रोड्यूस किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा। द ऑर्डर इन विच विटनेसेज आर प्रोड्यूस्ड, किस ऑर्डर में विटनेस प्रोड्यूस होंगे, एंड एग्जामिन्ड और एग्जामिन होंगे, शैल बी रेगुलेटेड, शैल बी रेगुलेटेड, शैल शब्द देखिए इसमें, और रेगुलेटेड किससे होंगे, बाय द लॉ, लॉ से रेगुलेट होंगे, और किससे रेगुलेट होंगे, एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग, और उस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है कोर्ट्स में उसके द्वारा रेगुलेटेड होंगी। आगे क्या कह रहा है, रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली, यानी सिविल मान लो कोई मैटर है तो उसमें गवाह कैसे उनका पेशकरण होगा, कैसे उनकी एग्जामिनेशन का क्रम होगा, ये सिविल मैटर्स में कौन बताएगा, सीपीसी बताएगी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि ये कह रहा है सिविल। एंड क्रिमिनल में कौन बताएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताएगा। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब क्या हो गया, उसका नाम BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS 2023
क्रिमिनल मैटर में बताएगी कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन जो है विटनेसेस का क्या होगा। एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ, और अगर ये जो कानून है ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या होगा, द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट चलेगा, यानी कोर्ट की मर्जी चलेगी, कोर्ट का जो मन करे फिर वो करेगा। तो रेगुलेटेड बाय लॉ, सिविल में सीपीसी बताएगी, ये सिविल है, इसको सीपीसी रेगुलेट करेगी। इसका ऑर्डर 818 जो है वो इसी बारे में है। सीआरपीसी बीएनएस 2023 हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और प्रोविजन ना मिले तो क्या होगा, प्रैक्टिस फॉर द टाइम बी और कोर्ट डिस्क्रिशन। अगर लॉ में कोई बात लिखी हुई नहीं है इस सीपीसी में, क्योंकि प्रोसीजरल कोड तो यही है सीआरपीसी में, यानी सीआरपीसी को कट कर दो आप बीएनएसएस में, बीएनएसएस में जो भी बातें लिखी हुई हैं, जो विधि लिखी हुई है कि किस तरह गवाहों का प्रोडक्शन होगा वो बताएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ बातें कैसे कानून में लिखी हुई नहीं होती और कोर्ट्स में उनके द्वारा काम होता है। जैसे अपोजिट काउंसिल ने एक सवाल पूछा। अब अपोजिट काउंसिल क्या सवाल, जैसे प्लेंटिफ का विटनेस है तो डिफेंडेंट काउंसिल हो गया उसका अपोनेंट, और अगर डिफेंडेंट विटनेस है तो प्लेंटिफ उसका अपोनेंट हो गया। ठीक है। क्रिमिनल में जो गवर्नमेंट होती है या उसका वो विक्टिम की तरफ से मुकदमा लड़ती है, यानी उसका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मुकदमा लड़ता है, तो एक तरफ कौन है, प्रोसिक्यूशन है, गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ से कौन है, एक्यूज्ड। तो विक्टिम के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए अपोजिट काउंसिल कौन हुआ, एक्यूज्ड। और एक्यूज्ड का अगर कोई विटनेस है तो उसका अपोजिट काउंसिल कौन हुआ, प्रोसिक्यूशन। अब क्या होता है कि आपस में सवाल पूछे जा रहे हैं, गवाह मान लीजिए प्रोसिक्यूशन अपना गवाह लेकर आया है, ठीक है, तो इसका अपोजिट काउंसिल हो गया अक्यूज्ड काउंसिल, अक्यूज्ड डिफेंस काउंसिल जो है इसका गवाह हो गया, उससे सवाल पूछ रहा है। तो अब अक्यूज्ड काउंसिल जो है इससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जब अपना कोई गवाह पेश करता है तो वो चीफ एग्जामिनेशन कराएगा, चीफ एग्जामिनेशन कराएगा वो, ठीक है। और जब चीफ एग्जामिनेशन करा लेगा तो अक्यूज्ड जो काउंसिल है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अब अक्यूज्ड काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई सवाल पूछ रहे हैं, अब गवाह पक्ष ने ऑब्जेक्शन कर दिया, यानी ये जो प्रोसिक्यूशन है इसने ऑब्जेक्शन किया कि ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, उसने कहा नहीं पूछूंगा, और प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं पूछ सकते, और दोनों में भिड़ंत हो गई और दोनों एडवोकेट में कोर्ट रूम में युद्ध की स्थिति बन जाती है। आपको पता है कोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किताबों से कोर्ट का मैनेजमेंट नहीं चलाया जा सकता, आपको प्रैक्टिकल चीजों की समझ डेवलप करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। कोर्ट रूम में जब युद्ध की जैसी स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में कई बार तो कोर्ट भी उसमें पार्टी बन जाता है। कैसे, कोर्ट भी उस युद्ध में शामिल हो जाता है, क्योंकि हमें चुप रहने की आदत नहीं होती। हमारी कोर्ट में हंगामा कर रहा है कोई आदमी, कोई एडवोकेट, तो हमसे भी चुप नहीं रहा जाता, तो हम भी उस युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो जब युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो वो, जैसे ये प्रोसिक्यूशन है और ये अक्यूज्ड काउंसिल है, तो इनका आपस में युद्ध बंद हो जाता है, और वो क्या करते हैं, कोर्ट से, अक्यूज्ड काउंसिल की कोर्ट से भिड़ंत हो जाती है। तो ये चीजें कोर्ट को, जो वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनकी समझ, उनका आईक्यू धीरे धीरे बढ़ता है, एक्सपीरियंस से बढ़ता है। तो कोर्ट क्या करेगा उस वक्त, डिसाइड करेगा कि पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते सवाल। भाई कहाँ से आर्ग्यूमेंट शुरू हुए, उन्होंने कहा, जो गवाह का पक्ष था प्रोसिक्यूशन ने कहा कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, और डिफेंस काउंसिल ने कहा कि मैं तो पूछूंगा। अब कोर्ट को करना है, दोनों लड़ पड़े हैं, अब डिसाइड कैसे करें। कोई बुक हेल्प नहीं करती है,
कोई भी सीपीसी, सीआरपीसी ये उन सवालों के बारे में नहीं बताती। मोटे तौर पर तो बता दिया जाता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर सवाल है उसके बारे में कौन बताएगा कि ये सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। मोटी मोटी थ्योरीज, मोटे मोटे सिद्धांत तो बता दिए गए हैं कि आप अनलॉफुल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लॉफुली पूछ सकते हो, कलंकात्मक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर पूछ ले तो क्या करें, आप सपाट वे में उनको तय नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल पर्टिकुलर तो किसी बुक में लिखा हुआ नहीं होता। अब वो कलंकात्मक है कि नहीं, वो लॉफुल है कि नहीं, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है ना। तो इसमें क्या काम आता है, जज का आईक्यू काम आता है, जो मजिस्ट्रेट वहां प्रिजाइडिंग ओवर कर रहे हैं कोर्ट को, उनकी समझ काम आती है, दुनियादारी के बारे में उनकी समझ क्या है। इसलिए कानून के लिए हमको तोता रटंत नहीं होना है, क्योंकि अगर तोता रटंत हो गए तो कोर्ट में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम तो कानून को रट के आ गए। लेकिन वहां तो घटनाएं हैं भाई, घटनाएं हैं वहां, इंसिडेंट्स हैं, उन पर आपको कानून अप्लाई करना है। और किस तरह करना ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो फाइल पर जज साहब की पकड़ क्या है, मजिस्ट्रेट की पकड़ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, पत्रावली के सरकमटेंसेज उस अपराध की क्या है, उन बहुत सारी बातों पर वो डिपेंड करेगा कि ये सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। अब जनरली मान लो ये चीज़ें बड़ी शुरुआत में ज़्यादा आती हैं। जैसे मजिस्ट्रेट की उम्र है 1 साल। अब 1 साल का मतलब क्या है, मतलब उनको बने हुए, अभी मजिस्ट्रेट बने हुए 1 साल ही हुआ है। और एडवोकेट की एज क्या है, 40 ईयर, यानी उनको 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब पता नहीं कितने मजिस्ट्रेट्स के सामने उन्होंने सवाल पूछ लिए इस तरह। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, एक लाइन का डिसीजन सुना सकते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल नहीं पूछ सकते तो इधर ईगो पर प्रहार हो गया, नहीं पूछूंगा। वकील साहब बोल रहे हैं पूछूंगा सवाल, मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं, नहीं लिखूंगा नहीं, आप पूछ लो, लिखूंगा ही नहीं मैं। एडवोकेट क्या बोल रहे हैं, लिखना पड़ेगा। फिर वो क्या कहते हैं, थोड़ा, अब थोड़ा सा उनको ये मान लो, थोड़ा सा अगर उनको लगता है कई बार कि भाई कोर्ट का डिस्क्रिशन लास्ट होगा तो क्या करें, तो वो बोलते हैं कि अच्छा लिख कर खारिज कर दो। भाई आप कह रहे हो कि मैं सवाल नहीं पूछ सकता, तो लेकिन सवाल तो मैंने पूछ लिया, या मैं पूछूंगा सवाल तो, और आपको नहीं लिखना है तो आप लिखकर उसको डिसअलाउ कर दो सवाल को। मेरा जो सवाल है, क्योंकि मैं अगर हायर कोर्ट में जाऊंगा, मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सवाल कोर्ट के सामने नहीं आया तो इससे मुझे जो फायदा मिलने वाला है मेरे एक्यूज को, कैसे मिलेगा। तो मैं अपीलेट कोर्ट के सामने भी जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने कौन सा सवाल पूछा था। तो वो कह रहे हैं कि आप लिखकर खारिज कर दो। और मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं, ओरल बोल दिया ना, लिखकर करना जरूरी थोड़ी ना है, कोई जरूरी नहीं है। अब लॉ क्या कहता है, लॉ की सिचुएशन देखो, कुछ नहीं, साइलेंट है लॉ, क्योंकि हर सवाल कोई किताब में थोड़ी ना मिलेगा, वहां तो अरबों तरह के सवाल होते हैं। अब हम धारा 140 को पढ़ते हैं, हाँ? वापस पढ़ लेते हैं क्या कह रही है। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम। अब धारा 140 में इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये धारा तो ये बता रही है कि किस ऑर्डर में विटनेसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना, उसके बारे में ये सेक्शन 140 तय कर रहा है कि इसमें लॉ जो कह रहा है, जो संबंधित लॉ है वही तय करेगा, और अगर वो तय नहीं कर रहा है तो उसकी एब्सेंस में कोर्ट का डिस्क्रिशन और प्रैक्टिस मान्य होगी। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह कोर्ट में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। ये तो मैंने इसमें विषय हमारा भिन्न था, लेकिन कई बार विटनेसेस के ऑर्डर को लेकर भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो सेक्शन 140 कह रहा है। तो जब
लॉ साइलेंट होता है तो प्रैक्टिस और कोर्ट डिस्क्रिशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ऑर्डर में ये विटनेसेस प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक पोक्सो केस का, ये क्रिमिनल केस है पोक्सो। इसमें विटनेस लिस्ट है हमारे पास, विक्टिम है, प्रोसिक्यूट्रिक्स, उसके फादर हैं, मदर है, आई विटनेस है, सीज क्लॉथ 1, जो उनका ये W1 करो इसको, विटनेस नंबर 1 और विटनेस नंबर 2, है ना। उसके प्रोसिक्यूट्रिक्स के या जो विक्टिम है उसके क्लॉथ्स सीज किए जाते हैं ना, तो उनका सीजर मीमो बनता है, तो उसके 2 विटनेस बनते हैं। इसी तरह अक्यूज्ड के भी क्लॉथ, है ना, सीज किए जाते हैं, तो उनका भी बनता है सीजर मीमो। अब अरेस्ट मीमो उसका बना तो उसके भी 2 विटनेस बनते हैं। फिर आईओ, कई बार आईओ बीच बीच में बदल जाते हैं, तो यहाँ मैंने 2 आईओ लिए हैं, आईओ 1 और आईओ 2। अब ये जो विटनेसेज हैं इसमें कौन पहले लिया जाएगा, किस ऑर्डर में उनको पेश किया जाएगा, तो इस बारे में जो ओल्ड हमारे पास सीआरपीसी थी वो कुछ नहीं कहती थी कि किस क्रम में ये गवाह लिए जाएंगे, और बीएनएसएस में भी कुछ नहीं है इस बारे में कि भाई कौन से गवाह पहले लिए जाएंगे। तो यहाँ जो प्रैक्टिस और कोर्ट का डिस्क्रिशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे विक्टिम है तो सबसे पहले उसको उसके बयान लेखबद्ध कर लेते हैं, उसको एग्जामिन कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स को कर लेते हैं, आईओ को कर लेते हैं, और फिर जो मास्टर जी आते हैं स्कूल के जो एज को प्रूव करेंगे उनको कर लेते हैं। फिर सिग्नेचर जो सीजर विटनेसेस हैं जो डीएनए वगैरह को भी प्रूव करेंगे, डॉक्टर्स को ले लेते हैं। लेकिन ये हर कोर्ट का अपना व्यू है ना। हर कोर्ट इसमें अपनी तरह से बिहेव करती है। जैसे मैं मान लो ऐसे करती हूँ, लेकिन कोई जो दूसरे जज साहब हैं वो हो सकता है कि पहले डॉक्टर्स के बयान ले, और दूसरा कई बार ये सरकमटेंसेस पर भी डिपेंड करता है। जैसे विक्टिम है ही नहीं, वो फॉरेन गई, मान लो फॉरेन गई या बीमार है, तो वो पहले नहीं आ सकती, तो फिर कौन आ सकता है, आईओ पहले आ सकता है, तो आईओ के ले लेंगे। लेकिन जनरली आईओ को लास्ट में लेते हैं, है ना। पहले जैसे एज वाले ले सकते हैं, डॉक्टर्स को ले सकते हैं, सीजर मीमो को ले सकते हैं। कई बार तो जो अक्यूज्ड के जो काउंसिल हैं वो भी कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शन करके जाते हैं कि पहले वो अपना क्रम बताते हैं कि पहले इस गवाह को ले लो, और आईओ के बारे में जनरली वो ऑब्जेक्शन करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि पहले बाकी के जो आई विटनेस हैं या जो हियर से गवाह हैं उनको पहले ले लिया जाए, ताकि वो उनका क्लेरिफिकेशन जो है वो आयोग से मांग सकें कि ये पर्टिकुलर गवाह ए तो ये कह रहा है, लेकिन आपने अपनी जो अनुसंधान की रिपोर्ट है उसमें ये पाया है, तो ये कैसे हुआ। तो इस तरह ये इस बारे में वो अपना क्लेरिफिकेशन आईओ से लेना चाहते हैं। तो आईओ को डिफेंस काउंसिल हमेशा लास्ट में एग्जामिन करवाना चाहते हैं, बट ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लेकिन जनरली साधारणतः प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस में आईओ को बाद में ही बुलाते हैं। जनरली जो है विक्टिम को पहले बुलाते हैं। विक्टिम नहीं हो तो मान लो उसके पेरेंट्स को बुला लिया, है ना। तो कई सारी परिस्थितियां वहां प्रिवेल करती हैं। अब जैसे सिविल है तो सिविल का जो ऑर्डर 18th है वो ये कहता है कि पहले आप प्लेंटिफ को, पार्टीज को एग्जामिन करोगे, है ना। तो जैसे अगर डिफेंडेंट अपना गवाह कराना चाहता है तो डिफेंडेंट पहले पेश होगा। प्लेंटिफ का गवाह है, मतलब प्लेंटिफ की अगर बारी है तो प्लेंटिफ पहले एग्जामिन होगा, बाद में विटनेस। अब विटनेस की कई कैटेगरियां होती हैं तो उसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। विटनेस का क्रम कुछ भी हो सकता है, ये उस प्लेंटिफ और उसके एडवोकेट पर डिपेंड करता है। इसमें कोर्ट भी अपना कोई डिस्क्रिशन नहीं बताता है ना। लेकिन अगर उसने फर्स्ट में विटनेस को पेश कर दिया, जैसे प्लेंटिफ की गवाह हो रहे हैं, विटनेस को पेश कर दिया, तो बाद में अपोनेंट जो है वो, डिफेंडेंट जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कि अब मैं प्लेंटिफ को पेश नहीं करने दूंगा। तो इसके लिए फिर वो अगर प्लेंटिफ पेश होना चाहता है तो कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप ये देखिए कि सिविल में पार्टीज पहले एग्जामिन होती हैं, उनका प्रोडक्शन पहले होता है, बाद में
विटनेस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर किसी कारण से वो पहले विटनेस को पेश करना चाहती है तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे एमएससीटीज केस में मैंने देखा है, जैसे इंजर्ड अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपना केस किया तो सेल्फ पहले वो खुद को पेश करेगा। ऐसे ही डेथ केस है तो वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर वगैरह, ये बच्चे हैं तो बच्चे पहले एग्जामिन हो जाएंगे, और जो आई विटनेस है वो फिर सेकंड एग्जामिन होता है। तो इस तरह ये जो है हमारे एग्जामिनेशन का और इनके विटनेसेस का प्रोडक्शन और उनका क्रम रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन 140 आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस सेक्शन 140 को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये चैप्टर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के बारे में। तो पहला जो सेक्शन 140 है वो उसके प्रोडक्शन के बारे में और एग्जामिनेशन के बारे में बताता है कि ये कौन कौन सी लॉ के द्वारा गवर्न होंगे। तो वापस मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ कि ये सिविल लॉ और बीएनएसएस से गवर्न होंगे। क्रिमिनल में बीएनएसएस, और सिविल लॉ में ये सीपीसी। और अगर कुछ भी दोनों साइलेंट है इस पॉइंट पर तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन और प्रैक्टिस जो है वो प्रिवेल करेगी। तो आप मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, आपका दिन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।